हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गॉस नियम का अनुप्रयोग। जिसमें पहला टॉपिक आज हम देखने वाले हैं चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए देखिए चालक आवेशित गोला, तो मान लेते हैं ये एक गोला है, ये एक चालक गोला है और कह रहा है आवेशित गोला है। तो मान लीजिए कि इसको हम आवेश दिए, धनात्मक आवेश दिए, ठीक है। तो चालक का यह गुणधर्म होता है कि जो भी इसको आवेश दिया जाता है उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाती है। फिर से, चालक का यह गुणधर्म होता है कि इसको जो भी आवेश दिया जाता है उसके सतह पर बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब यहाँ पर ही आवेश भी सेम रहेगा, यहाँ पर ही आवेश भी सेम रहेगा, यहाँ पर ही आवेश भी सेम रहेगा, ठीक है। एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक बात है। और मान लेते हैं जो इसकी त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इस आवेशित गोले के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसका आपको गणना करना है, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है। अब देखिए, हमने पढ़ चुका है फ्लक्स के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस के नियम के बारे में। फ्लक्स की परिभाषा से होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का समाकलन, ठीक है। और हमने गॉस के नियम से पढ़ा है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी सतह के लिए हम फाई निकालते हैं समाकलन ऑफ डी फाई, सतह के लिए फाई निकालते हैं समाकलन ई डॉट डी ए से, और उसी सतह के लिए हम लोग फाई निकालते हैं सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट से। अर्थात एक फाई निकालते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरा फाई निकालते हैं गॉस के नियम से। तो अगर दोनों फाई बराबर है तो बोल सकते हैं कि जो समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और हम यहाँ से गणना कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की, यहाँ से निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की, ठीक बात है। तो इसी प्रकार चलिए करते हैं, ठीक बात है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं जो बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बाहर, ये मान लीजिए ये आवेशित गोला है, इस गोले के बाहर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। तो अब देखिए, अगर आप फाई निकाल रहे हैं फ्लक्स की परिभाषा से और अगर फाई निकाल रहे हैं गॉस के नियम से, तो इन दोनों को निकालने के लिए एक सतह मान्य होगी जिस पर यह बिंदु P रखा होगा। तो देखिए सतह मान लेते हैं ये एक सतह है, ये एक सतह है जिस पर एक P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। और सेंटर से इस बिंदु P की जो दूरी है वो है स्मॉल r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। और ये जो सतह है इसको मानेंगे गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। तो हमने गॉसियन पृष्ठ क्यों माना, देखिए ये एक आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो इस बिंदु को रखने वाला एक गॉसियन पृष्ठ, एक बंद सतह मानना होगा, ठीक है, जो हमने ये मान लिया। और आप देख सकते हैं जो कैपिटल R है, जो कैपिटल R है वो कम है किससे, स्मॉल r से। हम बोल सकते हैं जो स्मॉल r है वो ज़्यादा है कैपिटल R से। देख सकते हैं कि स्मॉल r ज़्यादा है कैपिटल R से, ठीक बात है। अब सबसे पहले इस सतह पर, इस बिंदु पर हमको पता करना होगा डी फाई, ठीक है। और डी फाई को निकालने के लिए हम इस सतह का एक छोटा सा हिस्सा, अल्पांश हिस्सा मान लेते हैं, छोटे सा क्षेत्रफल, ठीक है, डीए। डीए क्या है, इस बंद सतह का, एक गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा डीए।
आप जानते हैं कि जो छोटे से हिस्सा का, जो छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आता है वो सतह के लंबवत आता है। तो ये रहा छोटे सा क्षेत्रफल, और छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसके लंबवत आता है, वो इस प्रकार आएगा। ये हो गया डीए वेक्टर, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। ये कैसा गोला है? धनावेशित गोला है, और धनावेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। अगर आप पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर ये धनावेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूर होता है। ठीक बात है। तो ये धनावेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा इस तरफ। ये है ई वेक्टर। हमें निकालना था डी फाई। डी फाई क्या होता है? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल, और आप जानते हैं कि छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आता है वो इसके लंबवत आता है, तो ये हो गया डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। डीए वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो अब देखिए, देखिए फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया? डी फाई। देखिए ये बंद सतह के लिए लिखा जा रहा है, तो बंद सतह का इंडिकेट करने के इंटीग्रेशन में एक गोले का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये एक ऐसा गोला लगा दिया जाता है। ठीक बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन। देखिए जब भी कोई जब भी कोई, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और दूसरा कोई वेक्टर है, और इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट रहे, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच, दो सदिशों के बीच डॉट प्रोडक्ट रहे तो ये टूटता है, तो ये बन जाता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपने वेक्टर नाम के टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पढ़ लीजिए, ताकि वो आपको समझने में सहायता हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है जो समझिए। देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण, विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में है जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है, डीए वेक्टर है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहां से रखिएगा फाई बराबर, तो यहां से हो जाएगा फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया 1। तो यहां से हो गया, तो यहां से हो गया फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक बात है। अब इधर देखिए, यहां से हो गया फाई बराबर ई कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र क्या है? कांस्टेंट है, तो आप समाकलन जब करते हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हो, तो ई बाहर आ गया, समाकलन ऑफ डी ए। अब डी ए का समाकलन क्या होगा जो समझते हैं। देखिए डी ए का समाकलन क्या होगा? डी ए क्या है? एक बंद सतह का, एक गॉसियस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा है डी ए, और इंटीग्रेशन का लॉजिकल मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना। ठीक है, तो इस डीए को, अगर इस छोटे से क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ते जाएं तो इस पूरे सतह का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। ठीक है, डीए क्या है? इस पूरे बंद सतह का एक छोटा सा हिस्सा है, और अगर इस हिस्से को अगर जोड़ते चल जाएं तो इस पूरे सतह का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक गोला है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ते चल जाएं तो हमें पूरे गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये हमने निकाल लिया परिभाषा से फाई। अब हम लोग निकालेंगे गॉस के नियम से फाई। तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई बराबर होता है
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझिए, इस बंद सतह के अंदर कुल कितना आवेश है वही तो दर्शाता है सिग्मा। ठीक है, इस बंद सतह के अंदर कुल कितना आवेश है, तो आप देख सकते हैं बंद गोले के अंदर धनात्मक आवेश है, मतलब सिग्मा क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बंद सतह के अंदर धनात्मक आवेश है तो हमने ले लिया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब जैसा कि स्टार्टिंग में बताए थे कि एक बार फाई निकालिए परिभाषा से और दूसरा फाई निकालिए गॉस के नियम से, और दोनों के निकालने के बाद क्या कर दिए, उसको बराबर कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ से आ जाएगा ई इंटू 4πr²। ठीक बात है, गॉस के नियम से क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ई का मान निकल जाएगा, तो ई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटा यहाँ से आ जाएगा 4π∈0 इंटू r²। ठीक बात है, और यहाँ देखिए जो 1/4π है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 1/4π∈0 क्या होता है, कूलाम के नियम में आप लोग पढ़े होंगे, जो के का मान होता है वो होता है 1/4π∈0। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, के, तो यहाँ से ई का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन r²। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र निकल कर। देखिए एक बार और फिर से समझाते हैं। देखिए इन सब में जो मेन बात ये रहेगा कि आपको दिया जाएगा चालक या चालक दिया जाएगा। ठीक बात है, जैसे कि यहाँ पर हमको गोला दे दिया गया था, और उस चालक या चालक के बाहर एक बिंदु P रहेगा, उस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। ठीक बात है, अब विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे जो समझिए। अगर आप निकाल रहे हैं फाई फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरा फाई निकाल रहे हैं गॉस के नियम से, तो इस फ्लक्स की परिभाषा से निकाले गए फाई और गॉस के नियम से निकाला गया फाई, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। वहां से आपको निकल के आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक बात है, अब जो देखिए अगर आप फाई निकाल रहे हैं फ्लक्स की परिभाषा से और अगर आप फाई निकाल रहे हैं गॉस के नियम से, तो इन दोनों फाई को निकालने के लिए हम लोग को एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप निकाल रहे हैं फाई फ्लक्स की परिभाषा से और अगर आप फाई निकाल रहे हैं गॉस के नियम से, तो अगर इन दोनों फाई को निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ठीक है, जिस पर वो बिंदु P आता हो, उस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा गॉसीय पृष्ठ मानेंगे जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके बारे में आपको पता हो। ऐसा गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक बात है, और अगर हम फ्लक्स की परिभाषा से लिखना चाहें तो फ्लक्स की परिभाषा से होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई क्या होता है, इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा, क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल सदिश आता है उसके लंबवत, तो ये इस तरफ आएगा उसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश। और आप जानते हैं कि आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो ये इस तरफ बिंदु P से दूर, गोला से दूर, इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक बात है, तो हमने लगा दिया फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पर हमने रख दिया कॉस थीटा 0। कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ से आ गया फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक बात है, ई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए। अब बात ये आती है कि डीए का समाकलन क्या होता है। इस पूरे सतह का एक छोटा सा हिस्सा है डीए, और इसको समाकलन करते जाएं तो हम पूरी सतह को जोड़ते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का लॉजिकल मतलब होता है जोड़ना। तो अगर हम जोड़ते चल जाएं तो इस पूरे सतह का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ये सतह क्या है, एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से निकल के आ गया फ्लक्स की परिभाषा से ई इंटू 4πr²। और दूसरा फाई निकालेंगे गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम होता है सिग्मा के अपन एप्सिलॉन नॉट। उस बंद सतह के अंदर कुल कितने आवेश हैं, तो हम मान लिया कि बंद सतह के अंदर धनात्मक आवेश है, तो यहाँ से आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और दोनों फ्लक्स के निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, दोनों फ्लक्स को बराबर कर दिया, दोनों फाई को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। वहाँ से हमको ई का मान मिला।
ठीक बात है। और याद रखिएगा जो इस चिन्ह है, जो इस गोला है, इसका मतलब होता है संपूर्ण सतह के लिए, पूरा इस गोले के लिए। ठीक बात है, इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी का दूसरा टॉपिक देखते हैं। ए में क्या था, बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, तो इसका जो फॉर्मूला आया था, जो विद्युत क्षेत्र आया था, वो क्या आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। और अब इसका जो बी पॉइंट आता है, जो देखिए बी आता है बिंदु पी गोले के सतह पर स्थित हो। गोले के सतह पर स्थित हो, अर्थात ये एक आवेशित गोला है, चालक आवेशित गोला है। और जो केंद्र से जो पी बिंदु की जो दूरी थी, मान लेते हैं इसकी सतह पर ये क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है। जो इस पी बिंदु पहले केस में क्या था, बाहर स्थित था, वो क्या दूसरे केस में क्या आ गया, इसकी सतह पर आ गया, गोले के सतह पर आ गया। और इसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर है। आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले केस में जो कैपिटल आर था, वो बराबर आ जाएगा किसके, स्मॉल आर के। ठीक बात है, क्योंकि ये जो बिंदु पी बाहर स्थित था वो इसकी सतह पर आ गया, तो स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि जो इस पी बिंदु जो गोले के बाहर था वो क्या आ गया, इसकी सतह पर आ गया, तो जिसके कारण कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर के। अगर हम इसको समीकरण 3 मानते हैं, अगर हम इसको समीकरण 3 मानते हैं, तो समीकरण समीकरण 3 से समीकरण 3 से कैपिटल आर बराबर है किसके, स्मॉल आर के। मतलब जो स्मॉल आर है उसके जगह पर क्या रखना है, कैपिटल आर रखना है। क्यों, क्योंकि जो बिंदु पी बाहर स्थित था वो किसकी सतह पर आ गया है, गोले के सतह पर ही आ गया है। ठीक बात है। तो रख दीजिए यहाँ से, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। सही बात है, क्योंकि जो पहला गोला था वो सतह के बाहर था, तो इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ है वो अलग मिल रहा था। ठीक है। अगर आप गॉसियन पृष्ठ बनाना भी चाहते हैं इस केस में, तो क्या होगा, इस बिंदु P है, इस बिंदु पर रखने वाला जो सतह होगा वही चालक गोला हो जाएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस दूरी का फर्क हो जाएगा। ठीक बात है। ये हुआ बिंदु P अगर सतह पर स्थित हो तब। अब थर्ड केस लेते हैं कि अगर यही बिंदु P इस गोले के अंदर स्थित हो, तो चलिए देखते हैं। देखिए बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात ये एक गोला है। ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और इस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, इस चालक गोले के ऊपर धनात्मक आवेश है। ठीक बात है। और अगर इस बिंदु P को क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं, तो मान लीजिए एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक है। और इसकी जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं जो स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। ठीक है, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। ठीक बात है। और अगर इस बिंदु P को रखने वाला एक गॉसियन पृष्ठ माने, तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक बात है। तो ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ। इसके बाद फाई निकालना है। तो अगर हम फाई निकालें गॉस के नियम से फाई क्या होता है, फाई होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं सिग्मा क्यू क्या है, इस बंद सतह के अंदर, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। तो आप देख सकते हैं जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है वो एक भी आवेश नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसकी सतह पर है, अंदर एक भी आवेश नहीं है। तो एक भी आवेश नहीं होने के कारण जो फ्लक्स आएगा, जो फाई आएगा, वो जीरो हो जाएगा। फिर से
अंदर स्थित एक बिंदु P है जिस पर आप गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हो और उस पर आप गॉस के नियम से फाई लिखना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है वो एक भी आवेश नहीं है। और सिग्मा क्यू दर्शाता है इस बंद पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है वो एक भी आवेश नहीं है, मतलब सिग्मा क्यू है वो कितना है, शून्य है। अगर सिग्मा क्यू शून्य है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स शून्य हो जाएगा, फाई शून्य हो जाएगा। और आप स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं कि जो अगर गोला है, चालक गोला है, उसको जो भी आवेश दिया जाएगा उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है आवेश, अंदर एक भी आवेश नहीं है, इसलिए सिग्मा क्यू शून्य हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक बात है। और अगर आप लिखना चाहते हो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, तो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का समाकलन। ठीक है। और अगर फाई ही जीरो है, अगर फाई ही क्या है, जीरो है, तो जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर फाई ही जीरो है, जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक बात है। ठीक है। तो देखिए फ्लक्स की परिभाषा से होता है फाई बराबर ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए का समाकलन। अगर आपका फाई जीरो है, मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक भी आवेश नहीं है, तो फाई क्या आएगा, जीरो। अगर फाई जीरो है तो ई डॉट डी एस का समाकलन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक बात है। तो अगर आप इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, मतलब इस गोले के अंदर आप अगर विद्युत क्षेत्र ढूंढोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक बात है। अब इन तीनों को शॉर्ट में समझते हैं एक समरी की तरह। ठीक बात है। तो देखिए, तो कम समय में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक गोला है, ठीक है, चालक है, चालक गोला है, और चालक का यह गुणधर्म होता है कि इसको जो भी आवेश दिया जाता है इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक बात है। और मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है। और पहला केस में यह था कि अगर बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, मतलब कि जो कैपिटल आर है वो कम है किससे, स्मॉल आर से, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्मॉल आर ज़्यादा है कैपिटल आर से। ठीक बात है। तभी तो P बिंदु बाहर स्थित है इस गोले से। ठीक बात है। और उस केस में जो विद्युत क्षेत्र आया था वो आया था के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक बात है। दूसरा केस में हम लोग ये सीखें कि अगर बिंदु P इसी सतह पर चालक के सतह पर ही स्थित हो, मतलब इस चालक गोले के सतह पर स्थित हो, मतलब जो कैपिटल आर है बराबर होगा स्मॉल आर के। ठीक है। उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। मतलब जो पहले वाले केस में जो P बिंदु बाहर था वो क्या आ गया इसकी सतह पर, और सतह पर आने के कारण जो दूरी है वो क्या हो गया, समान हो गया, मतलब कैपिटल आर बराबर हो गया स्मॉल आर के। उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र देखने को मिला, बस क्या हो गया, दूरी में फर्क आ गया। ठीक बात है। और थर्ड जो कंडीशन हमने देखा, थर्ड वाला क्या हो गया, इस बिंदु जो P है उस गोले के अंदर आ गया। अगर उस गोले का अंदर आ गया, मतलब जो स्मॉल आर है वो छोटा हो गया किससे, कैपिटल आर से। अगर P बिंदु अंदर स्थित हो इस गोले के तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। और अगर इस छोटा हो गया कैपिटल आर से, तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र आया था वो क्या आया था, जीरो। मतलब अगर इस चालक गोले के अंदर आप अगर आवेश खोजेगो तो एक भी आवेश नहीं मिलेगा, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, गॉस नियम का पहला अनुप्रयोग। ऐसे 3-4 और अनुप्रयोग और करवाएंगे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, इसको 3-4 बार इसको रिवाइज करिएगा, एक बार तो खुद से और एक बार वीडियो को साथ साथ नोट्स बनाइएगा। ठीक बात है। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी क्लास ना छूटे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।